नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो रीड की यूनिट फर्स्ट है साइकोलॉजी से संबंधित, जिसका खंड पहला है। पेपर में जो पहला खंड आएगा साइकोलॉजी से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का खंड, इससे संबंधित कुल 30 अंक के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम यूनिट फर्स्ट जो बाल विकास से संबंधित है, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पूरी यूनिट का हम क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर यह यूनिट बड़ी हुई तब इसके हम 2 पार्ट करेंगे। अगर यूनिट छोटी है, कम क्वेश्चन है, तो इसे हम 1 पार्ट में ही कंप्लीट कर देंगे। ये यूनिट आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस यूनिट में 3 या 4 क्वेश्चन आपको इन प्रश्न पत्रों से ही उपलब्ध हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की यूनिट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वृद्धि एवं विकास से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। इससे संबंधित जो गलत कथन है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वृद्धि शारीरिक पक्ष का परिवर्तन है और विकास जो है वो संपूर्ण पक्षों का परिवर्तन है। वृद्धि जो है वो व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाती है और विकास जो है ये व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत चलती है, विकास एक निश्चित समय तक चलता है। वृद्धि में मापन व अवलोकन होता है, जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन राइट है, 1 ऑप्शन रॉन्ग है। रॉन्ग ऑप्शन है वह ऑप्शन थर्ड। वृद्धि जो है ये निश्चित समय तक होती है, जबकि जो विकास हुआ जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये उल्टा दे दिया। वृद्धि निश्चित समय, विकास जीवन पर्यंत। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके बारे में और जो फैक्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वृद्धि जो है ये प्रत्यक्ष बाह्य होती है और विकास जो है वो अप्रत्यक्ष और आंतरिक होता है। वृद्धि में वंशानुक्रम का योगदान व स्वाभाविक प्रक्रिया शामिल होते हैं, परंतु विकास में वातावरण का योगदान व जटिल प्रक्रिया ही शामिल होती हैं। विकास जो है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये इसका केंद्र है बीच में, और विकास जो है वो बाहर की ओर होता है। विकास जो है वो सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विकास का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा विकास का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? विकास प्रथम 3 वर्ष तक धीमा, बाद में तेज गति से होता है। विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। विकास वर्तुलाकार होता है। तो इसमें जो मूलभूत सिद्धांत नहीं है वो है ऑप्शन 1। विकास जो है वो प्रथम 3 वर्ष तक तो तेज गति से होता है और 3 वर्ष के बाद में उसकी गति धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शारीरिक, मानसिक व सामाजिक, आध्यात्मिक, ये विकास की गति इसमें भिन्न भिन्न होती है। ये विकास की गति का भिन्न भिन्न सिद्धांत दिया है डगलस व हॉलैंड ने। विकास का सुव्यवस्थित क्रम होता है अपादीय, मतलब सिर से लेकर पांव की ओर। एकीकृत रूप होता है सामान्य से
विशिष्ट की ओर। सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है विकास। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग माना जाता है कि व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग क्या है, वो है वंशानुक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विकास की अंतःक्रिया का परिणाम है। जो विकास है वो किसकी अंतःक्रिया का परिणाम है? गामक क्रमबद्धता का, वंश क्रम व वातावरण का, पूर्व की वृद्धि व अनुभवों के संचय का, या उपयुक्त सभी का। तो विकास जो है वो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। बैठना, घुटने के बल चलना, दौड़ना, ये सभी आती हैं गामक क्रियाएं। भविष्यवाणी संभव बालक बालिकाओं में विकास दर की भिन्नता, प्रत्येक अवस्था में जोखिम, आरंभिक बुनियाद प्रमुख मानी जाती है। तो ये बालक के विकास से संबंधित कुछ विशेषताएं दी गई हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति का विकास शुरू होता है। तो व्यक्ति का विकास कहाँ से शुरू होता है? जन्म से, गर्भकाल से, बाल्यावस्था से या किशोरावस्था से। तो व्यक्ति का जो विकास है वो गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट है। माता पिता द्वारा प्रदत्त वंशक्रम से बालक का लिंग निर्धारित होता है। बालक का वातावरण द्वारा भी निर्धारित होता है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट दे रखे हैं आगे। अभिवृद्धि जो है वो प्रत्यक्षणीय होती है, जबकि विकास जो है वो अनुभवीय होता है। अभिवृद्धि को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, विकास को हम केवल महसूस कर सकते हैं। वृद्धि में मापन होता है और विकास में मूल्यांकन होता है। हरलॉक ने कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। इससे व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। तो हरलॉक की ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो यहाँ दी गई है। वातावरण के अभाव में जन्म शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं। इनको विकसित होने के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर वो मानसिक हो। मानव विकास को शुद्ध वायु, जो रक्त शुद्धिकरण व सूर्य का प्रकाश जिससे हमें विटामिन डी मिलती है, इसके अभाव में सूखा रोग होता है। तो ये मनुष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। संस्कृति के प्रभाव से बालक के विकास में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। ये किसके प्रभाव से? संस्कृति के प्रभाव से। बालक के विकास की दिशा वंशानुक्रम निर्धारित करता है कि बालक का विकास किस दिशा में होगा, वो वंशक्रम निर्धारित करता है। पर क्षमताओं का जो पूर्ण विकास है वो वातावरण द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वंशक्रम के नियम से संबंधित असंगत कथन कौन सा? असंगत कथन आपको बताना है। इसमें 3 तो संगत हैं और 1 असंगत है। प्रभाविकता का नियम ये मेंडल ने मटर पर प्रयोग करके दिया था। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम ये लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर इसका प्रयोग किया है। बीजकोश की निरंतरता का नियम ये बीजमैन ने पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का इसमें प्रयोग किया है। विभिन्नता का नियम ये बुद्धि, रंग व स्वभाव में समानता से संबंधित है। तो इसमें असंगत कथन पूछा है जो गलत है, तो वो है ऑप्शन 4। विभिन्नता के नियम में समानता नहीं होती बल्कि भिन्नता ही होती है। यहाँ भिन्नता आता तब ये सही हो जाता, बाकी ये तीनों राइट है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भिन्नता का जो नियम है, बुद्धि, रंग व स्वभाव की भिन्नता का जो नियम है वो डार्विन व लेमार्क द्वारा दिया गया है। उपनियम जो है
प्रभाविकता का उपनियम जो है वो है पृथक्करण व छटाई का सिद्धांत। फिर है उत्पादन कोशिकाओं का निर्माण चूहों पर बीजमैन ने किया था, जो बीजकोष का सिद्धांत था। उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक चयन जो है वो विभिन्नता के नियम में दिया गया है। प्रत्यागमन नियम माता पिता से विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुण ग्रहण करना प्रत्यागमन का नियम कहलाता है, कि इसमें विशिष्ट गुण ग्रहण न करके सामान्य गुण ग्रहण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मानसिक स्तर से संबंधित कथन कौन सा है? कौन सा बताना है? मानसिक स्तर का। चेतन मन में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, यादें और कल्पनाएं रहती हैं। पूर्व चेतन में दमित विचार, अनुभव, भावनाएं। अचेतन मन विचारों और भावनाओं को चाहने पर याद करना। तो इसमें जो संबंधित कथन है वो है चेतन मन, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, यादें और कल्पनाएं। चेतन मन जो होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क का 1/10 भाग होता है, और जो अचेतन मन होता है वो 9/10 भाग होता है। प्री कॉन्शियस या अर्ध चेतन, जैसे पानी के गिलास में डूबा हुआ बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, वो अचेतन होता है। जितना बर्फ का टुकड़ा पानी से बाहर होगा वो चेतन होगा। तो ये बर्फ के टुकड़े के साथ इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अवांछित विचारों, भावों, यादों को अचेतन में धकेल देना। ये कौन सी युक्ति है? जो अवांछित विचार हैं या जो भाव हैं या जो यादें हैं उनको अचेतन मन में धकेलने का काम कौन सी युक्ति करती है? प्रतिस्थापन, दमन, प्रक्षेपण, अंतर्वेशन। तो वो करती है दमन। दमन में वो उनको दबा देता है। दमन का अर्थ क्या है? दबाना। माता पिता द्वारा मिले दंड को खिलौनों पर निकालना प्रतिस्थापन युक्ति के अंतर्गत आता है, कि दूसरी जगह स्थापना करना प्रतिस्थापन होता है। थोपना, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये प्रक्षेपण है, कि अपनी कमी को किसी दूसरे पर थोप देना, प्रक्षेपित कर देना या फेंकना। जैसे खुद को नाच आता नहीं है और वो आंगन पर दोष देता है कि आंगन टेढ़ा इसलिए मुझसे डांस नहीं होता। माता पिता के मूल्यों को बालक द्वारा अपनाना ये अंतर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा ग्रंथि में किसका तादात्म्यकरण पाया जाता है? बालक का पिता के प्रति प्रेम, बालिका का पिता के प्रति प्रेम, बालक का माता के प्रति प्रेम, बालिका का माता के प्रति प्रेम। इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है इसमें तादात्म्यकरण पाया जाता है बालिका का पिता के प्रति प्रेम। तो ये ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। और जो ओडियस ग्रंथि है उसमें बालक का माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था कौन सी है? एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई थी, उसमें आपको बताना है तीसरी अवस्था कौन सी है। उद्यमिता बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध, आत्मनिर्भरता बनाम शंका, विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें हो जाएगी पहल बनाम अपराध बोध। ऑप्शन 2 इसका राइट है। पहल बनाम अपराध बोध जो अवस्था है इसकी आयु है 3 से लेकर 5 वर्ष तक। ये लैंगिक अवस्था मानी जाती है। और जो उद्यमिता बनाम हीन भावना जो अवस्था है ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। इसको सुप्तावस्था के नाम से जाना जाता है। फिर जो आत्मनिर्भरता बनाम शंका है ये 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। इसको गुद्धि अवस्था भी कहा जाता है। विश्वास बनाम अविश्वास ये अवस्था जन्म से लेकर 18 माह तक चलती है। इसको मुख्य अवस्था भी कहा जाता है। तो पहली अवस्था तो हो गई विश्वास बनाम
अविश्वास, जिसको मुख्य अवस्था बोलते हैं, 0 से 18 माह तक। 18 माह से 3 वर्ष तक आत्मनिर्भरता अवस्था, जिसको बुद्धि अवस्था बोलते हैं। फिर 3 से 5 वर्ष जो तीसरी अवस्था है, लैंगिक अवस्था, वो पहल बनाम अपराध बोध। और जो चौथी अवस्था है 6 से 12 तक, वो है उद्यमिता बनाम हीन भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन या इरोस मनोवृत्ति की ऊर्जा को संतुष्ट कौन करता है? लिबिडो, आक्रामकता, निर्दयता, आत्महत्या। तो जीवन या इरोस मनोवृत्ति की ऊर्जा को संतुष्ट करता है लिबिडो। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। लैंगिक संतुष्टि की इच्छा पूर्ति ही लिबिडो कहलाती है। विध्वंसात्मक, हत्या या मृत्यु, थेनाटोस मनोवृत्तियाँ जो होती हैं वो होती हैं आक्रामकता, निर्दयता और आत्महत्या। इनको विध्वंसात्मक वृत्तियाँ कहा जाता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? वंशक्रम, वातावरण, भोजन या फिर सभी? तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व सभी है, वंशक्रम भी है, वातावरण भी है और भोजन भी है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। विकसित मानव इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है कि एक जो विकसित मानव है वो इन सभी की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किन किन के? वंशक्रम और वातावरण के। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वंशक्रम और वातावरण जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। विकास बालक की अंतर्निहित क्षमताओं व वातावरणीय प्रभाव की अंतःक्रिया का ये परिणाम होता है। जो विकास होता है वो बालक की अंतःक्रिया, अंतर्निहित क्षमता और वातावरणीय प्रभाव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। संस्कृति, परिवार, समाज, प्रकृति ये इसके अन्य तत्व माने जाते हैं। मानव शरीर का आरंभ किस कोष से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का जो शुरुआत है वो किस कोष से होती है? संयुक्त कोष, उत्पादक कोष, निर्माण कोष या सभी से? तो जो संयुक्त कोष है उससे मानव शरीर का आरंभ होता है, जो एक कोशिका युक्त होता है। जाइगोट जो है वो 2 उत्पादक कोशिकाओं, एक तो पितृ कोशिका, एक मातृ कोशिका, इन दोनों का योग जाइगोट कहलाता है। दोनों के गुणसूत्र मिलकर संयुक्त कोशिका के 23 जोड़े बनते हैं। एक में 23 गुणसूत्र होते हैं और दोनों के एक एक गुणसूत्र मिलाकर एक जोड़ा होता है। तो 2 गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, तो 23 गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र मिलकर 23 जोड़े बनते हैं। इन गुणसूत्रों पर जीन जो आनुवंशिकता के वाहक माने जाते हैं वो होते हैं और वो वंशानुक्रम को निर्धारित करते हैं। तो वंशानुक्रम को निर्धारित कौन करता है? जीन करते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के अनेक जीन होते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति का व्यवहार किसकी अंतःक्रिया का परिणाम होता है? यहाँ व्यवहार पूछा है, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किसकी अंतःक्रिया का परिणाम है? इदम, अहम, परम अहम या सभी? तो व्यक्ति का व्यवहार इन सभी की अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। इदम जो है, इड, ये पशुत्व इसको माना जाता है। जन्म के साथ ये विकसित होता है और इसमें अचेतन मन पाया जाता है। ईगो जो अहम होता है ये मानवत्व से संबंधित होता है। इसमें मानवता व वास्तविकता से संबंधित और मन के तीनों स्तरों पर ये निर्धारित होता है। परम अहम जो सुपर ईगो होता है ये परमादर्श होता है। इसमें अवास्तविक तथा देवत्व से ये संबंधित होता है। तो यहाँ इदम, अहम, परम अहम के बारे में बताया गया है। पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। सीखने का आदर्श काल, खिलौनों की अवस्था, खेलों की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल। तो जो पूर्व बाल्यावस्था उसको कहा जाता है खिलौनों की
अवस्था। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था जो है इसका काल है 6 से 9 वर्ष तक। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल शिशुअवस्था को बताया है। और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है जिसको खेलों की अवस्था कहा जाता है वो 9 से 12 वर्ष तक होती है। तो जो बाल्यावस्था का काल है वो 6 से 12 वर्ष तक है। उसमें पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था और खेलों की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था। और जीवन का सबसे कठिन काल E.A. किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुअवस्था की विशेषता है। नैतिक गुणों का अभाव, संवेगों का दमन, संग्रह करने की प्रवृत्ति, वीर पूजा की भावना। तो इसमें शिशुअवस्था की विशेषता है नैतिक गुणों का अभाव। ये शिशुअवस्था में पाया जाता है। शिशुअवस्था में नैतिक गुण नहीं पाए जाते। संवेगों का दमन और संग्रह करने की प्रवृत्ति ये बाल्यावस्था की विशेषता है। वीर पूजा की भावना ये किशोरावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा व अनुकरण की प्रवृत्ति शिशुअवस्था की विशेषता है। अतार्किक चिंतन व संवेगों का प्रदर्शन भी किशोरावस्था की वो उसकी शिशुअवस्था की विशेषताएं हैं। ये जिज्ञासा व अनुकरण की प्रवृत्ति, अतार्किक चिंतन व संवेगों का प्रदर्शन, रटंत क्रिया व सामाजिकता का अभाव, ये सभी शिशुअवस्था की विशेषताएं हैं। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये परिभाषा देने वाले विचारक कौन है? गुड एनफ, क्रो एंड क्रो, जॉन लॉक, स्टैनले हॉल। तो ये परिभाषा दी है गुड एनफ ने कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है वो उसका आधा तो 3 वर्ष में हो जाता है और बाकी का आधा उसके संपूर्ण जीवन में होता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। जॉन लॉक ने कहा है कि बालक कोरे कागज के समान है, अर्थात टेबुला रासा जॉन लॉक ने बालक को कहा है। स्टैनले हॉल ये बाल विकास आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था के अंत तक बालक की मांसपेशियों का भार बालक के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? कहाँ तक? बाल्यावस्था के अंत तक पूछा है। बाल्यावस्था के अंत तक बालक का भार और उसकी मांसपेशियों का भार उसमें कुल भार से कितना होता है? 45%, 33%, 23%, 27%। तो वो कुल भार होता है 27%। ऑप्शन डी इसका राइट है। किशोरावस्था में वो 45% हो जाता है और शिशुअवस्था में वो 23% होता है। किस आयु का बालक पूछे जाने पर दिन, दिनांक, समय, मापतोल, संख्या व क्षेत्र के बारे में बता सकता है? तो वो किस आयु का बालक इन सभी की जानकारी रखता है? 9 वर्ष, 6 वर्ष, 11 वर्ष, 3 वर्ष। तो वो 9 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 वर्ष का बालक पूछे जाने पर दिन, दिनांक, समय, मापतोल, संख्या व क्षेत्र के बारे में जानकारी दे सकता है। 13 से 14 तक बिना अटके गिनती बोल सकता है, वो है 6 वर्ष का बालक। प्रत्यक्ष ज्ञान, तर्क, तुलना ये 11 वर्ष का बालक सीख जाता है। 3 वर्ष का जो बालक है वो पूछने पर अपना नाम बता सकता है और सीधी लंबी रेखा देखकर वैसी ही रेखा बनाने का प्रयास वो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। संवेग की विशेषता नहीं है। कि संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? तीव्र व स्थिर होते हैं, भावनाओं व मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं, सुखात्मक व दुखात्मक होते हैं, शारीरिक व मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। तो जो संवेग है उनकी विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन ए,
संवेग तीव्र तो होते हैं, ये जल्दी उत्पन्न होते हैं, मगर ये स्थिर नहीं होते, ये क्षणिक होते हैं। ये जल्दी से उत्पन्न हो जाते हैं और कुछ देर बाद में नष्ट हो जाते हैं, ये बने नहीं रहते हैं। तो ये तीव्र और क्षणिक होते हैं। इमोशन जो है इस जो है वो लैटिन भाषा के इमोवेर से बना है। इमोवेर का अर्थ होता है उत्तेजित होना और इमोशन का अर्थ होता है अंदर से गति करना। प्रेम, करुणा, दया ये सकारात्मक संवेग हैं। क्रोध, घृणा जो हैं ये नकारात्मक संवेग हैं जो व्यक्ति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्रो एंड क्रो के अनुसार नवजात शिशु होता है सामाजिक, असामाजिक, सामाजिक व असामाजिक दोनों, न ही सामाजिक और न ही असामाजिक। तो क्रो एंड क्रो ने जो बताया है नवजात शिशु के बारे में, नवजात शिशु न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक होता है। बालक के सामाजिक विकास को क्रीड़ा समूह प्रभावित करता है। जब बालक समूह में खेलना शुरू करता है तब से उसमें सामाजिक विकास उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था का बालक या बालिका परिचित, अपरिचित, प्रेम, क्रोध इनमें अंतर करना सीख जाता है। तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो परिचित और अपरिचित में अंतर करना कब से सीख जाते हैं। 2 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक, 3 माह का बालक, 6 माह का बालक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 माह। आधे वर्ष का जो बालक है वो प्रेम क्रोध में अंतर करना सीख जाता है और अपरिचित परिचित में अंतर करना सीख जाता है। उससे मालूम हो जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। और जो 2 वर्ष का बालक है वो परिवार का सक्रिय सदस्य अपने आप को मानने लगता है। 3 वर्ष का जो बालक है वो घर से बाहर निकलकर गली के बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है और यहीं से उसका वास्तविक सामाजिक कार्य शुरू होता है। 3 माह का बालक जो है वो दूसरी औरतों में अपनी माँ को पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के इस सोपान में बालक अच्छा बनकर दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। आज्ञापालक अभिमुखता, आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूपता अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परस्पर एकरूप अभिमुखता। इसमें बालक अच्छा बनकर दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। जैसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ये इसी का एग्जाम्पल है। आज्ञा पालन अभिमुखता यह प्रथम सोपान है। इसमें बच्चे को दंड के प्रति चिंता सताती रहती है। आत्म केंद्रित निर्णय ये द्वितीय सोपान माना जाता है। इसमें साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता पाई जाती है। अधिकार संरक्षण की अभिमुखता ये चौथा सोपान माना जाता है। इसमें सामाजिक अनुरूप उन्मुखता पाई जाती है। फिर इसमें 3 स्तर व 6 सोपान इसके बताए गए हैं, जिसमें से 2 स्तरों के 4 सोपान आपको बता दिए हैं। आगे जो सोपान है वो है प्रथम। 6 सोपान, प्रथम सोपान में आधार, बाहरी घटना और 4 से 10 वर्ष तक ये होता है। दूसरा सोपान जो है, दूसरा स्तर जो है, ये स्तर सोपान ऊपर दे दिए। दूसरा स्तर का आधार सामाजिक होता है जो 10 से 13 वर्ष होता है। दूसरा जो स्तर है ये इसका आधार सामाजिक है, ये 10 से 13 वर्ष तक है। इसको कन्वेंशनल स्टेज भी कहा जाता है। तीसरा जो स्तर है उसका आधार विवेक होता है, ये 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और जो इसका 5वां सोपान है, 4 सोपान तो पहले हो चुके क्वेश्चन में, 5वां सोपान जो है वो सामाजिक समझौते का सोपान है। 6ठा सोपान जो है वो आंतरिक विवेक का सोपान है। तो इसमें 3 स्तर और 6 सोपान दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को
अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो इसमें अतार्किक चिंतन की अवस्था जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, वैचारिक अवस्था या औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसको अतार्किक चिंतन की अवस्था जीन पियाजे ने माना है। पूर्व या प्राक वैचारिक अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसका जो समय है वो 2 से 7 वर्ष माना जाता है। और जो संवेदीगामक अवस्था है वो उसको इंद्रिय गतिक जन्म अवस्था भी कहा जाता है। यह 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें वस्तु स्थायित्व और संकेत पाए जाते हैं। वैचारिक अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसकी आयु होती है 7 से 11 वर्ष तक। इसमें मानसिक संक्रियाएं शुरू होती हैं और ये उत्क्रमणशीलता के रूप में होती है। औपचारिक कार्यात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें सृजनात्मकता शुरू होती है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। फिर नीचे कुछ फैक्ट दे रखे हैं, उनके बारे में भी हमें जान लेते हैं। विकास का जो प्रकृति या जैविक कारक जो है वो जन्मजात तथा श्रवणीय या पोषक कारक जो है वो वातावरण से प्राप्त होता है। तो विकास का जो प्रकृति या जैविक कारक तो जन्मजात होता है और श्रवणीय या पोषक कारक जो होता है वो वातावरण से उसको प्राप्त होता है। माता पिता में जिसका गुण ज़्यादा प्रभावी होता है वह अगली पीढ़ी में भी दिखाई देता है। एक पीढ़ी में 2 गुणों का मेल अलग अलग रूप में प्रदर्शित होता है। अंत में शुद्ध गुणों वाली संतान रह जाती है। मानव विकास के 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हैं। फ्रायड व एरिक्सन ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों का उसके बाद के विकास पर बल दिया है। अचेतन अभिप्रेरणा को इन्होंने प्रमुख माना है। व्यवहारवादी ने बालक के विकास में उद्दीपन अनुक्रिया की शास्त्रीयता को प्रमुख माना है। शास्त्रीयता शास्त्रीय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन प्रक्रिया का परिणाम होती है। संज्ञानात्मक में व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण और उसके संगठन पर बल दिया गया है। ये आणविक उपागम में माना जाता है। तो तीनों फ्रायड और एरिक्सन, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, इन तीनों के सिद्धांत के बारे में यहाँ बताया जा चुका है। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण हम इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन हैं इस यूनिट में। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में हम पूरा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।